जो सीटें थी उसके बारे में पूछा, करनाल की सीट के बारे में पूछा, तो उन्होंने कहा मनोज जोर लगाओ, आप चुनाव जीत रहे हो और आपकी सरकार आ रही है और आपका जो योगदान है, मैं आपके काम से बहुत खुश हूँ और इसमें आप दिल लगा के। कहा उन्होंने कि मैं आपके काम से खुश हूँ? मेरे को बिल्कुल कहा है उन्होंने, मैं आपके काम से बहुत खुश हूँ और इतना ज़्यादा खुश हूँ और आपने मेरा दिल जीत लिया है। जो आपने मेरे को लॉयल्टी के बारे में कहा था, आपने वो लॉयल्टी दिखाई है। अगर कोई मैंने गलती की है तो मुझे बताएं। एक आखिरी सवाल, बस एक आखिरी सवाल ये कि ईवीएम के अलावा एक हार का कारण पूरे हरियाणा के अंदर एक कारण ये है कि हमारी ईवीएम पर आरोप लगा रहे हैं, इसलिए मैं हमारी पार्टी का संगठन न होना और एक दुष्प्रचार होना कि इनके बड़े नेता आपस में, इनका मतलब कि आपस में पैचअप नहीं है। पैचअप तो नहीं था, मान लीजिए। देखिए दुष्प्रचार किया गया, क्यों अपना स्टेज पे खड़े होके राहुल जी दोनों हमारे बड़े नेताओं का हाथ मिलवाया है। 4 दिन पहले हाथ मिलवाया जा रहा है, इकट्ठे पहले चुनाव तो वैसे भी हिमांशु जी लास्ट के दिनों का ही होता है, ऐसा नहीं है। लेकिन चलो अगर मान लिया कोई कमी रही होगी, हो सकता है मुझे दिखाई ना दे रही हो, लेकिन जनता ने देखी हो, जिसकी वजह से हो सकता है ये भी एक कारण रहा हो चुनाव हारने का। और जो भूपेंद्र सिंह हुड्डा का फेस फ्रंट में था उसके कारण नहीं हारे, ऐसा नहीं लगता? नहीं, फ्रंट पे क्या था, देखो हमारी पार्टी बसता था हुड्डा सरकार आएगी। देखो मेरी बात सुनो, हमारी पार्टी ने क्या किसी को सीएम फेस प्रेजेंट किया? नहीं किया ना। तो अब मान लिया हिमांशु नारंग अगर चुनाव लड़ रहे हैं, हिमांशु नारंग अपने नाम के गाने बनवाएं या उनके समर्थक बनवाएं, तो किसी को इतराज तो नहीं होना चाहिए। मान लिया मनोज वधवा चुनाव लड़ रहा होता, क्या पता मैं भी गाना बनवाता अपना। चुनाव हो गए हैं, नतीजे भी आ गए हैं, कांग्रेस पार्टी हार भी गई है और अब आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो चुका है। और ऐसे में अब कांग्रेस पार्टी को मंथन करना चाहिए कि जिन जिन विधानसभा सीटों पर कांग्रेस हारी है वहां पर कैसे उभरा जा सकता है। हमारे साथ मनोज वधवा हैं, इन्होंने पार्टी बीजेपी को छोड़ा और उसके बाद ये कांग्रेस में आए और लगातार एक्टिव भी नजर आ रहे थे। लेकिन करनाल से भी कांग्रेस की उम्मीदवार सुमिता सिंह की हार हुई है। हार के कारण क्या है, एक बार जानने का प्रयास करेंगे। हालांकि हमने कल सुमिता सिंह जी का भी इंटरव्यू किया था। कैसे हैं आप, उभर गए हार से? मैं ठीक हूँ। देखिए वो तो हर चीज़ से ऊपर तो आना ही पड़ेगा आपको। सबसे पहले तो मैं अभी ब्रेकिंग के सभी दर्शकों का और आपका हिमांशु जी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। बाकी रही उभरने की बात, तो सारा समय एक जैसा नहीं रहता। ये ठीक है कि थोड़ा महसूस होती हैं बातें हारने का। जो जब हम जीत रहे थे उस दौरान हमें हरवा दिया गया, तो थोड़ा तो वो होता ही है। लेकिन हारने के बहुत सारे कई कारण रहे। समझ आया आप लोगों को कि आप हारे कहाँ? उससे पहले तो लोग जुड़ते जा रहे थे, कारवां बनता जा रहा था, समझ आ गया हारे कहाँ पर है? नहीं देखो, कोई इसमें कोई गणित वाली बात तो है नहीं। ठीक है, कई चीज़ें रही हैं। भले अब बीजेपी के संगठन की बात करें, कांग्रेस के संगठन की बात करें, अगर कंपैरिजन करते हैं तो कहीं ना कहीं बीजेपी 21 थी, हमारा तो संगठन पार्टी का नहीं था। ये भी एक हार का कारण रहा है। और बीजेपी का संगठन जिस तरह से उन्होंने अपनी बात को आम जन तक पहुंचाने का काम किया, देखिए जो तारीफ़ की बात हो, तारीफ़ भी करनी चाहिए, वो काबिल तारीफ़ है। लेकिन हम कहीं ना कहीं अपनी बात जनता में पहुंचाने में कामयाब नहीं हो पाए। हालांकि पार्टी ने जो घोषणा पत्र अनाउंस किया था, कांग्रेस का घोषणा पत्र देखकर ही बीजेपी ने घोषणा पत्र बनाया। उसमें कई ऐसी योजनाएं थी, भले वो महिलाओं के खाते में 2000 रुपये पर मंथ डलवाने की बात हो, 2 लाख रोजगार देने की बात हो, सिलेंडर 500 का देने की बात हो, मतलब काफ़ी सारी जन कल्याण योजनाएं जो घोषणा पत्र में। इससे परे जो फूट थी कांग्रेस में वो हावी नहीं रही, आपको नहीं लगता? चाहे वो भूपेंद्र सिंह हुड्डा, कुमारी सैलजा की फूट हो या लोकल स्तर पर तमाम और लीडर्स की फूट हो। नहीं देखिए, ऐसा नहीं है कि मतलब इतनी ज़्यादा वो बात भी नहीं थी फूट वाली। ठीक है, थोड़े मनभेद हो सकते हैं, लेकिन
ओवरऑल तो पार्टी, कांग्रेस पार्टी के वो भी एक जिम्मेवार नेता हैं हमारे, और कहीं ना कहीं राहुल जी के बीच में इंटरप्ट करने के बाद वो दोनों एक हो ही गए थे, और उन्होंने अलग अलग प्रचार भी किया है हर जगह जाके, और हो सकता है कोई कमी रह भी गई हो। और अगर पहले हो जाते तो बेहतर नतीजे शायद होते आप लोगों के लिए, कांग्रेस के लिए। नहीं, नतीजे तो अब भी बेहतर ही आए हैं, लेकिन वही बात है कि देखिए, अब आप ये देखिए जो ईवीएम का खेल हुआ है, तो वो कोई छोटा खेल नहीं है। अगर मान लिया इन्होंने ईवीएम हैक की है, इन्होंने इकट्ठे भी मतलब इस तरीके की जो बातें सामने आ रही हैं, ना भी हुई होती, शुरू से एकजुट होते, तब भी इन्होंने यही करना था। क्योंकि आप देखिए, ये तो जग जाहिर है। हालांकि हमें दूसरे जो पत्रकार हमारे से इंटरव्यू कर रहे हैं, उसमें हमारे से लोग क्वेश्चन कर रहे हैं और हमें ही गलत बता रहे हैं। मैं एक बात बहुत जिम्मेवारी से पूछना चाहता हूँ हिमांशु जी, आपके चैनल के माध्यम से, आप सुबह से लेके सुबह मोबाइल को चार्ज करते हो, ठीक है, 100% बैटरी उसमें दिखाता है, उसके बाद सारा दिन आप यूज़ करते हो, यूज़ करने के बाद आपकी बैटरी कहीं अगर आपकी ज़्यादा यूजेज हुई है तो 20% रह जाएगी, 30% रह जाएगी, अगर आपने कम यूज़ किया है तो वो 50% रह जाएगी या 70% रह जाएगी। ऐसे ही तो होगा ना। और 3 दिन मशीनें भी पड़ी रही, 2-3 दिन। तो अगर आप वहाँ पे मशीनों की काउंटिंग शुरू होती है तो हमें सिर्फ इस बात का जवाब दे दें कि वो 99% बैटरियाँ कैसे बची रही, क्यों उस बैटरी के अंदर मशीन खोलने के बाद भी 99% बैटरी क्यों थी। संभव चीज़ हो तो आप बताइए। अब जिक्र किया आप लोगों ने, वहाँ पर जिक्र किया, शिकायत दी, बिल्कुल जिक्र किया था, मैडम ने कंप्लेंट भी की थी, उन्होंने अपने इंटरव्यू में भी बोला है, और इस बात की कंप्लेंट उन्होंने चुनाव आयोग को भी की है, हमारे हाई कमान ने भी कंप्लेंट की है। अब उसका जवाब तो इसको चुनाव आयोग को देना है या जो मौजूदा सरकार है उसको देना है। अब उसका इस चीज़ का उनके पास कोई जवाब नहीं है और संदेह के घेरे में वो आ जाते हैं। इससे परे जो शमशेर सिंह गोगी का बयान सामने आया, नॉलेज में है आपके? कांग्रेस नहीं हारी है, हुड्डा कांग्रेस हारी है। उनका भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कांग्रेस का सत्यानाश कर दिया। मेरी जो रैली हुई उसमें भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने नाम का जिक्र नहीं किया। अगर ये फूट ना होती, बातचीत करते तो हल निकल जाता। नहीं, देखिए, उनका हो सकता है उनके साथ ऐसा हुआ हो, और मुझे नहीं मालूम। अगर उन्होंने ऐसी बात कही है, कहीं ना कहीं उनको पीड़ा होगी, इसलिए उन्होंने कही है। और कई बार क्या होता है कि इतना मतलब उन्होंने पूरे हरियाणा प्रदेश का प्रचार करना था। मैं कोई ये नहीं है कि मैं हुड्डा साहब को कोई मतलब कि प्रोटेस्ट वो कर रहा हूँ, कोई उनको प्रोटेक्ट कर रहा हूँ, ऐसा नहीं है। लेकिन कई बार क्या होता है कि हरियाणा प्रदेश के अंदर उन्होंने प्रचार करना है, कई चीज़ें कई बार दिमाग में व्यक्ति के भूल भी जाता है, थकावट भी होती है, प्रचार का प्रेशर भी होता है। और अगर मान लिया इस तरीके की कोई बात हुई है तो ये बात खेदजनक है, ऐसा नहीं होना चाहिए था। और बाकी देखिए, चुनाव कांग्रेस पार्टी ने जीता है, ऐसा नहीं है कि वो हारे हैं। अब वही बात है कि कई हमें कहेंगे अगर अंगूर नहीं मिले तो अंगूर खट्टे हैं, खसियानी बिल्ले खंबा नोचे, इस तरीके की हमारे ऊपर बातें आ सकती हैं, हमारे को ऊपर भी लांछन लग सकता है, मेरे को भी बोलेंगे। लेकिन मैं तो ये कहता हूँ कि जो सच्चाई है, सच्चाई तो सामने आनी चाहिए ना। पर हाँ, जीती कहाँ है? मैं तो समझ ये नहीं पा रहा हूँ कि अब इतना कांग्रेस पार्टी में ओवर कॉन्फिडेंस क्यों था शुरू से लेकर अब तक? ओवर कॉन्फिडेंस नहीं था, 9 सीटें हार गए मनोज जी, 9 सीटें। करनाल लोकसभा, आप समझते हैं करनाल लोकसभा क्लीन स्वीप बीजेपी? अपना हिमांशु जी, जो सर्वे आ रहे थे, प्री पोल की रिपोर्ट आई, उसके बाद सर्वे आए, सट्टा बाजार जो कह रहा था जग जाहिर है। कोई ये नहीं है कि हमने उनको, सरकार इनकी थी, सब कुछ इनके हिसाब से चल रहा था, उसके बावजूद सर्वे जो आया, सारा कुछ हुआ ना। और जन जन की ये आवाज़ थी जब हम लोगों के बीच में जाते थे। चलो सर्वे को भी भूल जाएं आप, जब हम लोगों के बीच में जाते थे तो सभी लोग ये कहते थे हमने वोट कांग्रेस को दी है,
और कांग्रेस को देने जा रहे हैं। जिस प्रकार से यहाँ पे, चलो मैं करनाल का चुनाव देख रहा था, मैंने चुनाव वहाँ पे भी करके आया, मैं कुछ एक आध दिन वहाँ पे भी गया था घरौंडा के अंदर, मैं तरावड़ी नीलोखेड़ी में भी गया था, निगदू में भी गया था, आपके इंद्री हलके में भी गया था। उन्होंने मुझे जो हमारे पार्टी के नेता थे, उनके विधायक का चुनाव लड़ रहे थे, उनके लिए मैं सपोर्ट के लिए गया था। तो कहीं पे भी ऐसा नहीं लग रहा था कि भाई हमारी पार्टी हार रही है। सर्वे आपके सामने है, आरएसएस का सर्वे है, बीजेपी का सर्वे है, कहीं भी तो उन्होंने अपने आप को जीतता हुआ नहीं दिखाया। घरौंडा में क्या हुआ आपने देखा? घरौंडा में वीरेंद्र राठौड़ का बयान सुना आपने? नरेंद्र सांगवान पर आरोप है, भूपेंद्र लाठर पर आरोप है, रघुवीर संधू पर आरोप है। देखिए देखो वो उन्होंने अगर मतलब इस तरीके के आरोप लगाए, उनके पास कोई प्रूफ होगा। मैं ये मानता हूँ कि कहीं ना कहीं कई चीज़ें ऐसी भी हुई हैं, लेकिन आप ये देखो, वो साथ होते तीनों जिनका नाम लिया गया है, क्या जीत जाते वीरेंद्र राठौड़? आप ये देखो ना कितनी हार हुई है, कितने वोटों से? तकरीबन शायद लगभग 4,000 के आसपास हुई है। 4,000 वोट का मतलब ये हुआ कि 2,000 वोट उधर से अगर इधर हो जाते तो नेचुरली बात है, वो जीते हुए थे चुनाव उन्होंने जीता है, और बहुत बढ़िया तरीके से उन्होंने चुनाव लड़ा है राठौर जी ने, और हर कैंडिडेट ने चुनाव बहुत बढ़िया तरीके से लड़ा। आप तो यार, आपने तो कई कवर भी किए हैं प्रोग्राम, आप बता दो किसी प्रोग्राम में कोई कमी हो तो बता दो आप। लेकिन अब कहने वाले ये भी कह सकते हैं, साइलेंट वोटर बहुत थे मनोज जी, शायद वही पासा पलट गए और कांग्रेस हार गई। ऐसे है, मानते हैं आप साइलेंट वोटर देखो थे? अब चुनाव हमारे को हरवा दिया गया है, अब तो देखो सारी बातें हैं, साइलेंट वोटर भी हैं, अब तो वो ये भी कहेंगे, कुछ भी कह सकते हैं। जैसे हम आपको कह रहे हैं, हम तो आपको फैक्ट्स बता रहे हैं कि मशीनें बदली गई हैं, और अगर मान लिया नहीं है तो हमारे को इसका जवाब तो देना, हमारे को सेटिस्फाई करे, हमारी पार्टी को सेटिस्फाई करे, कोई दिक्कत नहीं है, हम अपनी हार स्वीकार कर लेंगे, कोई दिक्कत थोड़ी है। और हरा तो दी उन्होंने दी ही है। आपको याद होगा 2018 का जो चुनाव था, 20 में से 17 लोग ये कहते थे, जब आपने भी सर्वे किया होगा, और आपने खुद ये बात कही थी मेरे को हिमांशु जी, कि हमें ये आज तक नहीं समझ आई, लोग 20 में से 17 लोग ये कहते थे, 10 में से मतलब 8 से 8.5 लोग ये कहा करते थे कि चुनाव में वोट तो हमने आशा वधवा जी को, मनोज वधवा जी को दिया है, लेकिन ये कैसे जीत गया हमें आज तक नहीं पता लगा। तो ये बातें तो अब सामने आ रही है ना, वो ऐसे जीते थे। और बाकी रही बात, कई लोग ये आरोप कहते हैं कि भाई जम्मू कश्मीर में क्या हुआ, अगर वहाँ पे इनको पता था कि कश्मीर रीजन के अंदर हमारा सुपड़ा साफ है, हम हेरा फेरी ऐसा नहीं होता कि भाई मशीनों के अंदर इस तरीके की नहीं होती कि भी सारी मशीनें बदली जाती हैं। ये क्या करते हैं, ये हर विधानसभा के अंदर 15 से 20 बूथों के ऊपर ये वो मैनिपुलेशन करते हैं, मशीनें बदलते हैं, जिससे आप क्या 4-5% का ही तो मार्जिन होता है चुनाव हार जीत का, वो कर दिया। जिसमें अब आप ये देखो, हम कुरुक्षेत्र गए, कुरुक्षेत्र के अंदर अशोक अरोड़ा जी लगभग 25 से 30 हज़ार वोट से जीत रहे थे, लेकिन अब वो जैसे ये मैनिपुलेशन हुई, वो 3,000 वोट से रह गए। लेकिन उनको, बीजेपी वालों को इतना नहीं पता था कि इतनी ज़्यादा बड़ी जीत है उनकी, 30-35 हज़ार पर मंथन नहीं करना, ईवीएम देखिए मंथन सारा होगा, ये चल भी रहा है, ऐसी बात नहीं है, लेकिन मैं अब तो हार गए हैं। देखो बिल्कुल। अब मनोज वधवा का अगला स्टेप क्या होगा? क्या वो कांग्रेस में ही रहकर मेयर का चुनाव लड़ेंगे, या फिर पार्टी भी बदल सकते हैं? नहीं, पार्टी क्यों बदलेंगे, क्योंकि ऐसा कोई मेरा कल्चर थोड़ी रहा है कि भाई पार्टियां हमेशा बदली जा रही हैं। अब ये थोड़ी बात होता है कि सत्ता के साथ ऐसा कुछ नहीं है। अब परिस्थितियां कैसी होती हैं, हर चीज़ की परिस्थिति होती है। आप ये देखो, इनेलो पार्टी से हमें कोई प्रॉब्लम थोड़ी थी। इनेलो पार्टी देखो, उनका परिवार का आपस में झगड़ा हुआ, जिसके कारण कार्यकर्ता परेशान थे, और करनाल के अंदर भी इनेलो पार्टी का ज़्यादा जनाधार नहीं था, ठीक है ना, ये तो आप मानते हो। अगर मान लिया जब मैं एमएलए का चुनाव लड़ा था, वो कहीं ना कहीं जनता का आशीर्वाद था, लोगों की ये थी कि उन्होंने मनोज वधवा के नाम पे वोट दी थी। जब उनका परिवार बिखर गया, तो आप ये देख लो पार्टी का आज क्या हाल हुआ है।
ये तो नहीं क्या छोड़ने का कारण था ना। उसके बाद मैंने बीजेपी ज्वाइन की। ऐसा नहीं है कि सरकार सत्ता में थी तभी मैंने बीजेपी ज्वाइन की थी। मैंने चुनाव से पहले ज्वाइन करी थी बीजेपी, जब 75 पार के नारे लग रहे थे, लेकिन 75 पार हुए तो नहीं। उस समय मैंने बीजेपी ज्वाइन करी और खट्टर जी का कहीं ना कहीं ये था भी हार ना जाए। और हमने उस समय जयप्रकाश गुप्ता जी ने भी, मैंने दोनों ने हमने ज्वाइन करी। कहीं ना कहीं तो प्रभाव पड़ा होगा। जब इनेलो में रह के मेरे को 18,000 वोट मिली है और वो अपना गुप्ता जी को आज़ाद रह के 18,000 वोट मिली थी, तो कहीं ना कहीं 35-36,000 वोट तो व्यक्तिगत वोट थी, या हो सकता है 2-3 हज़ार इनेलो की आप घटा दो तो आप कम से कम 30,000 के तो हमारे पास वोट हमारे नाम पे लोग हमें आशीर्वाद दे रहे थे। उसके बाद खट्टर साहब को चलो हमने मेहनत की, चुनाव जीते, वो 4.5 साल सत्ता में रहे। उन्होंने न जाने हमारे साथ क्या वादा किया होगा। चलो मैं अब कोई मतलब नहीं बनता है इन चीज़ों का, क्योंकि बीते दिनों की बात होगी है। उसके बाद हमें 4.5 साल के बाद आपने देखा मेरे साथ क्या किया। मेरे ऊपर मुकदमे इन्होंने दर्ज किए जब मैं इनके पास विपक्ष में था। मेरे लोगों, जो मेरे सपोर्टर्स थे, उनके ऊपर किस तरह से उनके ऊपर ज्यादतियाँ की गई। मैं क्या करता? अब मैं पार्टी में हूँ और मेरे ऊपर ईडी की रेडें डाल रहे हैं, तो मेरा मतलब कसूर तो बता देना, मेरा क्या कसूर था? मुझे तो ज़बरदस्ती इन्होंने, जो इनके साथ और जो मतलब इनके पार्टी के कार्यकर्ता थे, उन्होंने इस तरीके की परिस्थितियाँ बना दी कि मुझे मजबूरी में वो पार्टी छोड़नी पड़ी। अब मेयर का चुनाव लड़ना है मनोज वधवा ने, या वो राजनीति सिर्फ ऐसी करेंगे कि नेताओं के करीब रहेंगे लेकिन चुनाव नहीं लड़ेंगे? नहीं, क्यों नहीं लड़ेंगे चुनाव? अगर पार्टी मुझ में विश्वास जताएगी और करनाल की जनता चाहेगी तो मुझे अगर टिकट पार्टी देती है चुनाव लड़ने के लिए, मैं लोगों के बीच में भी जा रहा हूँ और उनसे उनकी परमिशन भी ले रहा हूँ कि मुझे चुनाव लड़ना चाहिए, नहीं लड़ना चाहिए। और मेरे को तो अभी तक किसी ने भी नहीं कहा कि भी नहीं लड़ना चाहिए चुनाव। अगर मेरे को पार्टी टिकट देती है, निश्चित तौर पे कांग्रेस, अगर सिंबल पे, क्योंकि हमारे कभी सिंबल पे चुनाव मतलब कांग्रेस पार्टी नहीं लड़ती ये मेयर का चुनाव, हम कोशिश करेंगे कि सिंबल पे इस बार चुनाव लड़ें। नहीं तो चुनाव तो लड़ना है, चाहे वो कांग्रेस पार्टी का आशीर्वाद मिले, समर्थन मिले, या उनकी टिकट पे मुझे अगर वो इस लायक समझेंगे तो मैं चुनाव लड़ूंगा। ऐसी बात नहीं है कि भाई चुनाव लड़ेंगे। लेकिन ये अगर मान लिया पार्टी किसी और को वो टिकट देती है या किसी और को समर्थन देती है तो कोई बात नहीं, मैं उनके लिए चुनाव लड़ूंगा। लेकिन ऐसा है, मेरा खुद नहीं लड़ेंगे, खुद की इच्छा है, खुद की इच्छा है लड़ने अगर की। पार्टी अगर मेरे को आशीर्वाद देती है, मेरे ऊपर विश्वास जलाती है, बिल्कुल लड़ूंगा। अगर पार्टी आप जैसे भाई के ऊपर विश्वास जलाती है तो आपके लिए लड़ूंगा। 2 सवाल और। एक सवाल त्रिलोचन सिंह के आरोपों का। उन्होंने सुमिता सिंह पर जमकर बरसे हैं। उन्होंने कहा कि राजनीति, ये मुस्कुराहट, इस मुस्कुराहट का राज क्या है? कल मैंने सुमिता सिंह जी से सवाल किया, वो भी मुस्कुरा दी। नहीं, देखिए, त्रिलोचन जी का अपना कोई व्यक्तिगत वो हो सकता है, वरना तो ऐसा नहीं है कि उन्होंने कोई चुनाव मिल के नहीं लड़ा। बढ़िया तरीके से उन्होंने भी कंधे से कंधा मिला के कांग्रेस पार्टी का। पर ये भड़ास क्यों निकाली उन्होंने कल? अब उन्होंने, मतलब मुझे नहीं पता क्यों निकाली है, ये तो उन्हीं से पूछना पड़ेगा, मैं क्या बता सकता हूँ उसके बारे में। लेकिन त्रिलोचन जी हमारे सीनियर वरिष्ठ नेता हैं, उनका बहुत ज़्यादा सम्मान है। हमारी सुमिता सिंह जी हैं, वो भी बहुत पुरानी कांग्रेस से जुड़ी हमारी नेता हैं। मैं तो देखो अभी आया हूँ 4-5 महीने से, और मैं उनका सबका बहुत सम्मान करता हूँ। और सबने बात का तो करनाल के अंदर कोई ऐसी बात नहीं रही है कि किसी ने मदद ना की हो, क्योंकि देखो मैडम ने भी कोई उनके ऊपर आरोप नहीं लगाया। अब उन्होंने, आपने ये पूछा अगर उनसे क्वेश्चन कि भाई वो क्यों बिगड़े हुए हैं, तो ये उन्होंने जवाब दिया जो भी। अब मान लिया वो क्यों बिगड़े हुए हैं, क्या मामला है, मुझे पता भी नहीं है। मैंने चुनाव का तो कोई दर्द नहीं है, मुझे नहीं पता इस बारे में, मैं क्या कह सकता हूँ। मुझे ये बात तो वो कहेंगे ना, वो बताएंगे अपना। नजदीकी तो है कांग्रेस। मेरे साथ ऐसी उन्होंने कभी बात नहीं की है, देखो त्रिलोचन जी ने। एक सवाल और। एक फोन कॉल का बहुत जिक्र हो रहा है, वो फोन कॉल है दीपेंद्र हुड्डा का।
क्या मनोज वधवा के पास भी दीपेंद्र हुड्डा का कोई फ़ोन कॉल आया चुनावों के दौरान कि आप अच्छे से चुनाव प्रचार नहीं कर रहे हैं या सुमिता सिंह का समर्थन नहीं दे रहे हैं, उसमें थोड़ी सी तेज़ी लाइए या अच्छे से कीजिए? नहीं, फ़ोन देखिए रेगुलर आए हैं, ऐसा नहीं है कि भाई दीपेंद्र जी का फ़ोन नहीं आया मेरे पास। दीपेंद्र जी के कई फ़ोन आए हैं, बहुत सारे फ़ोन आए हैं, और उन्होंने हमेशा यही पूछा है कि वहाँ के करनाल का क्या चल रहा है, इंद्री का क्या चल रहा है, गरोंडा का क्या चल रहा है, तरावड़ी का क्या चल रहा है। उन्होंने मुझे तरावड़ी में एक जिम्मेवारी सौंपी थी। भाई वो हमारे राजीव गोंदर जी खड़े थे चुनाव में, उन्होंने ये कहा था कि भाई अपना हमारे साथी हैं वो, बातचीत कीजिए। हाँ, बातचीत उनको करो, उनको अपने समर्थन में लाओ। और मैंने वो जो काम उन्होंने मेरे को सौंपा था मैंने बखूबी किया, और राजीव भाई ने समर्थन किया। अब देखो हार जीत तो भाग्य की बात भी है, और आपने देखा क्या करनाल को लेकर कोई फोन नहीं आया? क्या सुमिता मैम ने कोई फोन करवाया हो? नहीं, कोई फोन ऐसा त्रिलोचन मुझे नहीं सिंह पता। का आरोप था। नहीं, हो सकता है उनके त्रिलोचन जी के पास भी फोन आया, फोन मेरे पास भी आया था। मैं कब कह रहा हूँ नहीं आया फोन? इस बात फोन का तो आया जिक्र- है। इस बात नहीं, का उन्होंने जिक्र ये हुआ कहा था। है कि पूरे जोर लगाओ। ऐसा नहीं है कि उन्होंने मुझे ये नहीं कहा, उन्होंने सारी जो सीटें थी उसके बारे में पूछा, करनाल की सीट के बारे में पूछा, तो उन्होंने कहा मनोज जोर लगाओ, आप चुनाव जीत रहे हो और आपकी सरकार आ रही है, और आपका जो योगदान है, मैं आपके काम से बहुत खुश हूँ, और इसमें आप दिल लगा के। ये कहा उन्होंने कि मैं आपके काम से खुश हूँ? मेरे को बिल्कुल कहा है उन्होंने, मैं आपके काम से बहुत खुश हूँ, और इतना ज़्यादा खुश हूँ, और आपने मेरा दिल जीत लिया है। जो आपने मेरे को लॉयल्टी के बारे में कहा था, आपने वो लॉयल्टी दिखाई है। और इसका तो आप मैडम से पूछ लीजिए, और पूरे वो बात है, कोई वो वाली बात तो नहीं है कि भाई इसमें कोई ये छुपी हुई बात है। मैडम से पूछो हमने उनके काम किया है कि नहीं किया। एक आखिरी हमने तो सवाल- देखो मेरी जी, बात सुनो जी। दीप जी ने मुझे जब आए थे ना, जब उनको टिकट मिली थी, दीप जी जो उनके हस्बैंड हैं, उन्होंने मुझे ये कहा था कि तेरे को आज हम अपना बेटा बना रहे हैं। और एक अगर माँ, वो देखो मेरे को अगर बेटा कह रहे हैं तो मेरे वो बड़े हैं, ठीक है ना। कौन सा बेटा ऐसा निकम्मा होगा कि वो अपने माँ बाप के लिए गलत करेगा, काम नहीं करेगा या गलत करेगा। मेहनत नहीं मैंने अपनी पूरी ईमानदारी से, पूरी वफादारी से काम किया है, और इसके बारे में देखो वो बता सकते हैं कि मेरी निष्ठा में कोई कमी रही हो तो मुझे बताएं। मैं बिल्कुल उस बात को, अगर कोई मैंने गलती की है तो मुझे बताएं। एक ऐसी कोई आखिरी दिक्कत सवाल, बस एक आखिरी सवाल ये कि ईवीएम के अलावा एक हार का कारण पूरे हरियाणा के अंदर एक EVM कारण के ये अलावा, है आप कि हमारी ईवीएम पर आरोप लगा रहे हैं, इसलिए मैं हमारी पार्टी का संगठन न होना, और एक दुष्प्रचार होना कि इनके बड़े नेता आपस में, इनका मतलब कि आपस में पैचअप नहीं है। पैचअप तो नहीं था, मान लीजिए। देखिए दुष्प्रचार किया गया, क्यों अपना स्टेज पे खड़े होके राहुल जी दोनों हमारे बड़े नेताओं का हाथ मिलवाया है। 4 दिन पहले हाथ मिलवाया जा रहा है, इकट्ठे पहले चुनाव मिले। तो वैसे भी हिमांशु जी लास्ट के दिनों का ही होता है, ऐसा नहीं है। लेकिन चलो अगर मान लिया कोई कमी रही होगी, हो सकता है मुझे दिखाई ना दे रही हो, लेकिन जनता ने देखी हो, जिसकी वजह से हो सकता है ये भी एक कारण रहा हो चुनाव हारने का। और जो भूपेंद्र सिंह हुड्डा का फेस फ्रंट में था उसके कारण नहीं हारे, ऐसा नहीं लगता? नहीं, फ्रंट पे क्या था, देखो हमारी गाना पार्टी, बजता था हुड्डा सरकार आएगी। देखो मेरी बात सुनो, हमारी पार्टी ने क्या किसी को सीएम फेस प्रेजेंट किया? नहीं किया ना। तो अब मान लिया हिमांशु नारंग अगर चुनाव लड़ रहे हैं, हिमांशु नारंग अपने नाम के गाने बनवाएं या उनके समर्थक बनवाएं, तो किसी को इतराज तो नहीं होना चाहिए। मान लिया मनोज वधवा चुनाव लड़ रहा होता, क्या पता मैं भी गाना बनवाता अपना, भाई वधवा जी आएंगे, हरियाणा की सरकार बनाएंगे, वधवा जी की सरकार हाँ, क्या दिक्कत है, मैं भी बनवा लेता गाना, कोई बड़ी बात थोड़ी है, ठीक है ना। तो इसमें कोई वो वाली बात नहीं है। और मैं तो ये कहता हूँ कि हर व्यक्ति देखो हमारे बड़े नेता हैं वो, और वो मुख्यमंत्री 10 साल रहे भी हैं। अगर उनकी इच्छा थी बनने की मुख्यमंत्री, तो इसमें कोई बुरी बात नहीं है। क्योंकि देखो आप ये देखो, कोई भी नया मुख्यमंत्री बनती है, चाहे पहली बार खट्टर जी बने थे, 3.5 साल तो कोई प्रदेश के अंदर काम ही नहीं हुआ था। वो इसी बात में को समझने में लग गए थे कि मुख्यमंत्री की क्या पावर्स होती हैं, क्या मुख्यमंत्री काम करवा सकता है। 3.5 साल तो ऐसे ही ख़त्म हो गए थे। अगर वो एक एक्सपीरियंस, उनको अनुभव था, अगर उन्होंने अपने गाने बजवा भी दिए तो कौन सी बुरी बात भी क्या है, बताओ मेरे को, क्या बुरी बात है? बहुत शुक्रिया। और मान लिया शैलजा जी ने, उन्होंने कहा
कि मैं मुख्यमंत्री मैं भी रेस में हूँ, तो ये भी बहुत अच्छी बात है। वो भी हमारी इतने साल से पूरी कांग्रेस पार्टी की सीनियर लीडर हैं। अगर सुरजेवाला जी ने कहा है तो उनके लिए उनका भी, अगर उन्होंने कह दिया, जो कि देखिए इच्छाएं हर दिल के अंदर बलवती होती हैं और होनी भी चाहिए। महत्वाकांक्षा तो होनी चाहिए ना। अगर मान लिया बनने की और सोचेंगे ही नहीं तो फिर बनेंगे क्या? अगर कुछ सपना लेगा आदमी तभी पार्टी ले। जीतती हुई हार जाए तो उससे यार मैं आपसे हिमांशु जी एक बात कहना चाहता हूँ, इसमें क्या बुराई हो गई? कोई मुख्यमंत्री तो एक ने बनना था ना, वो तो विधायक दल ने बनाना था या हाईकमान ने उनके आशीर्वाद से बनना था। और अगर मान लिया मैं भी कहने लग जाता या अशोक अरोड़ा जी चुनाव लड़े हैं, वो कहने लग जाते भाई मैं भी मुख्यमंत्री बनूंगा, तो उसमें क्या बुराई थी? वो तो मुख्यमंत्री तो विधायक के उनसे नेता बनने से बनता ना। तो इसमें कोई बुरी बात नहीं थी और ऐसी इच्छाएं रखनी भी चाहिए। अब कल को मान लिया हम चुनाव लड़ेंगे, मान लिया, तो हमारी इच्छा नहीं होगी भाई, हम भी चाहेंगे कि बड़े से बड़े पद पे जाएं, लेकिन वो तो डिपेंड करेगा ना कि हमारे साथ विधायक कितने हैं, हमारे को कितने विधायक चाहते हैं मुख्यमंत्री बनाना या मंत्री बनाना, या हाईकमान चाहता है कि नहीं चाहता। तो इसलिए कोई इसमें बुराई नहीं है। उनकी अगर इच्छा थी, उन्होंने अपनी इच्छा उजागर की, कोई इसमें, मेरा मानना ये है कि इसमें कोई बुरी बात नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया मनोज जी, आपने वक्त दिया और उम्मीद करते हैं कि कांग्रेस पार्टी इस हार से उभरेगी और विपक्ष की भूमिका निभाएगी। जो मुद्दे उठाने चाहिए वो मुद्दे भी उठाएंगे और साथ ही साथ अपने संगठन पर भी काम करेगी, क्योंकि अगर संगठन ना बना और इस तरीके की फूट रही तो फिर इसका खामियाजा आने वाले सालों में भी भुगतना पड़ सकता है। आप देख रहे हैं अभी अभी ब्रेकिंग में हूँ आपके साथ हिमांशु नारंग। धन्यवाद।